नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है और इस सत्र के शुरुआत होने से पहले, दिन की शुरुआत होने से पहले ही जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और सबके हाथों में एक पोस्टर था और कोडीन से लेकर के उन्होंने सरकार को घेरने का काम किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोडीन के वजह से बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकार जो है वो माफियाओं पर कार्रवाई नहीं कर रही है। तमाम इस तरीके को लेकर के पोस्टर दिखे विपक्ष के हाथों में और कहीं ना कहीं जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो इसको लेकर के हो हल्ला भी हुआ, जिसको लेकर के जो विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना, उन्होंने विपक्ष के विधायकों को समझाने का प्रयास किया और उन्होंने बोला कि अगर मुझे लगेगा कि इस मामले में सरकार का जवाब जो है संतुष्टिपूर्व नहीं है तो मैं जरूर इस पर चर्चा कराऊंगा, लेकिन अगर आप लोग इसी तरीके से करते रहे तो मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। जिसके बाद जो जो तमाम विधायक थे विपक्ष के, वो कुर्सियों पर वापस लौट गए और उसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कोडीन सिरप को लेकर के जो राजनीति है वो गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर जो विपक्ष है वो हमलावर है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, वो विपक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये लोग नाम ना आए, इस पे चर्चा ना हो पाए, इसलिए हो हल्ला मचा रहे हैं। वो एक बात भी है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जब विपक्षी विधायकों से पूछा जा रहा है कि कोडीन माफिया का जिक्र लगातार आपकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ये कोडीन माफिया का नाम कौन है, वो कोडीन माफिया, उसका नाम आप क्यों नहीं बता रहे, तो उन लोगों को साफ सूंघ जा रहा है। उनके जुबान पर कोई भी नाम नहीं है, वो कह रहे हैं आप लोग खुद देख लीजिए। सवाल यही है कि अगर आप कोडीन माफिया का नाम जानते हैं तो कोडीन माफिया के नाम लेने में आपको परहेज क्यों है, सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल लगातार राजनीति इस पर तेज है। अनुपूरक बजट आज विधानसभा में पेश होगा, 4 घंटे चर्चा होगी वंदे मातरम पर। 20,000 करोड़ का ये अनुपूरक बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो 4 घंटे जो वंदे मातरम को लेकर के चर्चा होगी, एक चर्चा होगी, उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि किस तरीके से लोकसभा में भी चर्चा हुई, यहाँ विधानसभा में इस पर चर्चा हुई और इसी को लेकर के जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी कहा है कि लोग गाते तो हैं पर कुछ लाइनों से कुछ लोगों को परहेज है। फिलहाल जिस तरीके की कार्रवाई का दिन है, दूसरे दिन की कार्रवाई आज है, तो देखने वाली बातें तमाम होंगी कि क्या कुछ निकल करके विधानसभा से तस्वीरें जो आती हैं वो क्या कुछ आती हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, हमारे पास एक, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक बाइट है वो एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा की और ये सैटरडे की घटना है। एक महिला बीएलओ की एक जो है घर में घुस करके हत्या कर दी जाती है और बांके से काट कर उसके गला रेत कर उसकी हत्या कर जाती है। और हत्या में सबसे बड़ा चीज जो आया है खुलासा में, वो आप पहले बाइट सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हत्या क्यों हुई, आखिर कौन था जिसने जो है घर में घुस करके बांके से इस महिला बीएलओ की हत्या कर दी। जी, आज अब से 2 घंटे पहले 112 पे एक सूचना गई कि यहाँ पे सीमा नाम की महिला है, लगभग उम्र उनकी 36 वर्ष है। उनको राम सुमेर नामक व्यक्ति जो है गड़ासे से उनकी हत्या कर करके यहाँ से भागा है। मौके पर तत्काल क्षेत्राधिकारी और थाने की पुलिस, पीआरबी वैन इत्यादि आई और इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और परिवारीजनों के तहरीर पर यह मुकदमा अपराध संख्या 562/25 अंतर्गत धारा 103 BNS हत्या की जो धारा है उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और घटना के कुछ देर के बाद जो नामजद व्यक्ति है राम सुमेर, उसने CHC में भर्ती हुआ और डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया बताया कि कोई जहरीला पदार्थ खा गया है। अभी डॉक्टर अगर देखिए पूरी घटना जो है लालगंज कोतवाली थाना की है और तहसील भी लालगंज है और ये पूरी घटना शनिवार को लगभग 3 साढ़े 3 बजे सामने आई मीडिया के कि किसी महिला को जो है घर में घुस करके बांके से उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। महिला की डेड बॉडी घर में खून से लथपथ मिलती है और पुलिस मौके पहुंची। एडिशनल संजीव कुमार सिन्हा, फॉरेंसिक टीम, तमाम सारी पुलिस की अपनी टीमें जो है वहां पहुंचती है और जांच होती। जांच पड़ताल के बाद कुछ देर बाद ही, लगभग 20-25 मिनट बाद पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने इस महिला की हत्या की थी उसी व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में एक खेत में जो है बेहोशी हालत में उसकी बॉडी वहां पे पड़ा हुआ है।
और उसको जब वहां देखा जाता है तो उसको नजदीकी सीएससी ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा, और नजदीकी सीएससी जब ले जाते हैं डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। नशीला पदार्थ बताया जाता है कि नशीला पदार्थ खाए हुए व्यक्ति ने जो है कुछ खा करके अपने आप को जो है आत्महत्या कर ली। और ये घटना बड़ी ही चौंकाने वाली, जिसकी हत्या हुई वो तो खैर जिस तरीके दर्दनाक और बड़ा क्रूरता तरीके से ये गला रेता गया बांके से, और सामने बांका भी मौके पर बरामद हुआ, और उसके बाद जिसने मारा उसने भी आत्महत्या कर ली। अब ये क्या वजह रही वो इस दुनिया में अब दोनों ही नहीं है, लेकिन फॉरेंसिक और जो और पुलिस की तमाम यंत्र है उसके द्वारा पता चला। और अगर बात करें सूत्रों के द्वारा खबर था, और जो महिला मरी बीएलओ थी, ये अभी बीएलओ का काम कर रही थी, इसके पहले सहायक कार्यकर्ता थी ये। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये रही कि ये दोनों ही जो है प्रेमी थे, एक ये जो आधे उम्र के लगभग थे दोनों, और ये दोनों को लगभग जो है काफी टाइम से इनके घर में आना जाना। जो महिला थी उनके पति ने बताया कि कई बार हमारे घर आते जाते थे, ऐसा जो है कई बार इससे पहले भी योजना बना चुका था मारने की, तो उसमें विफल हुआ था, और आज मौका मिलते ही इसने जो है ये एक दर्दनाक घटना को अंजाम दिया, जिसमें हमारी पत्नी को इन्होंने बांके से इनका गला रेत दिया और उसके बाद खुद जो है जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या कर ली। ये लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर गांव की जगतपुर ग्राम सभा है, बिचकौरा गांव है, वहां की ये पूरी घटना है, जो अभी तक दहशत का माहौल है उस गांव में कि ऐसी घटनाएं सरेआम दिन में 3-3:30 बजे ये घटना दिन दिहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई। और पुलिस इसमें चूंकि अभी जो नामजद थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी जो अपनी और भी कार्रवाई है वो आगे प्रचलित है, ऐसा पुलिस का कहना है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए लगातार इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक आ रही हैं, सौरभ हत्याकांड से, और जिस तरीके के मामले आ रहे हैं, अभी संभल में भी एक ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के एक पत्नी ने अपने पति की निर्मम हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े करके नाले में फेंक दिए। शव की शिनाख्त होने में भी कई समय लगा, और उसकी 10 साल की बेटी ने इस पूरे मामले की गवाही दी है कि हाँ कुछ लोग ऐसा थे। सबसे बड़ी बात है कि लगातार इस तरीके की प्रेम प्रसंग के मामलों में लोग हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर ले रहे हैं। ऐसी तमाम घटनाएं कहीं ना कहीं जो सामाजिक जो तरीके की सामाजिक ताना बना हुआ है हमारे समाज में, कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं भेदने का काम करो। और इस तरीके की जो कहानियां हैं, इस तरीके की घटनाएं हैं, जो इस तरीके की खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार लोगों को हो क्या गया है। प्रेम प्रसंग में लगातार इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक होती हुई नजर आ रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर इस तरीके की घटनाएं होती हुई ना नजर आए, जब किस तरीके से किसी मामले में हत्या करती जाए। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है, जानकारी के बाद क्या कुछ होगा देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? बिल्कुल अखंड, देखिए प्रतापगढ़ से कभी भी खबरें खाली नहीं होती है, लेकिन भरमार है खबरों की, और खासतौर पे पुलिस हमले पर लगातार सवालिया निशान खड़े होते रहेंगे। वो भी प्रतापगढ़ पुलिस सुर्खियों में न रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और कभी भी 365 दिन होते हैं और साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में 1 महीना 1 दिन ऐसी बात करें कि प्रतापगढ़ पुलिस सुर्खियों में न रहे। बिल्कुल बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के पट्टी इलाका क्षेत्र की, जिस तरीके से एक जो है नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है। और पट्टी कोतवाल की हरकत तो देखिए, शनिवार की घटना, शुक्रवार और शनिवार के बीच की ये घटना बताई जा रही है, और मुकदमा लिखने में उनको इतनी देरी हो जाती है कि नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी का मामला और परिवार जो है थाने पहुंचता है, और थाने में केवल जांच के नाम पर 24 घंटे से अधिक, वो भी एक लड़की के मामले में 24 घंटों से अधिक केवल वेट किया जाता है। क्या करने के लिए वेट किया जाता है ये तो भगवान जाने, और ये पट्टी कोतवाल बता सकते हैं कि आखिर वेट किस लिए कर रहे थे। फिलहाल मुकदमा तो पंजीकृत हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और लगातार ऐसा नहीं है कि पहली बार ये पट्टी कोतवाल सुर्खियों में आए हो, इससे पहले वो जो है कोतवाली देहात में रहे, जठवाड़ा में रहे हैं, और कई थानों पे पोस्टेड रहे हैं, और लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। इनकी हर एक जो है कमियां सामने आई हैं। पट्टी भरत मिलाप को लेकर के इनका काफी विरोध हुआ था, तब भी इनको नहीं हटाया। ऐसा कौन से अधिकारी, ऐसे कौन से बड़े नेता का हाथ इनके ऊपर है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई होती है तो मात्र, मैं 12 घंटे शायद ज्यादा कह रहा हूं, 12 घंटे से कम वक्त में इनको थानों का चार्ज दे दिया जाता है। फिलहाल जो नाबालिग लड़की थी उसके मुकदमे में 24 घंटे, मतलब आज हम आप बात कर रहे हैं तो जो मेरे पास शायद जानकारी है, मैंने FIR कॉपी तो नहीं देखी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सोमवार की सुबह
जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इतनी देर वो भी जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार साफ तौर पे लड़कियों के मामले में एक तरीके से साफ तौर पे निर्देशित की है सभी थानों पे कि अगर कोई महिला या लड़की का मामला आता है तो प्रथम दृष्टया आप मुकदमा पंजीकृत करेंगे, उसके बाद आप आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। फिलहाल अब कार्रवाई तो हो चुकी है, नाम भर का मुकदमा उन्होंने लिख दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि पास्को एक्ट के तहत जो मुकदमा लिखा गया है आखिर उसमें गिरफ्तारी कब करेंगे। अब दूसरे बात पे आते हैं, ये तो हो गई पुलिस की बात। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, फिर से पुलिस से ही बात करेंगे। मेरे पास एक शॉर्ट्स है, कल डीएम आवास का घेराव हुआ था देर शाम 6 बजे के आसपास और जो है 100 से अधिक लोग जो है डीएम आवास का घेराव किए थे। पहले नोकझोंक देखिए किस तरीके से नगर कोतवाल के साथ नोकझोंक हो रही है। साहब मतलब आपको पता नहीं है पूरे जनपद साहब, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। अगर आप पोलाइटली बात करेंगे, आप पोलाइटली बात कर रहे हैं लेकिन आप हार्ड बात कर रहे हैं। अब एडीएम साहब है तो उनको बात करनी दीजिए। जो बात है आप हमको दीजिए, हम लोग पत्र दे रहे हैं और कल में उसमें दिखवा और ये एडीएम से 2 बात और सुन लीजिए। बिल्कुल अखंड देखिए, चश्मा लगाए, टोपी पहने और वर्दी धारक 3 स्टार, वो भी इनका नाम है नगर कोतवाल सुभाष यादव। ये सुभाष यादव है। एक ग्रामीण, कुछ ग्रामीण डीएम आवास के पास पहुंचते हैं, कार्रवाई नहीं हो रही थी। पूरा मामला आपको बता देते हैं। एक ही रिक्शा चालक था, 15 दिसंबर को गायब होता है, 16 दिसंबर की सुबह उसकी लाश मिलती है। पहली बात तो लालगंज कोतवाली और लीलापुर थाना गुमशुदगी था, तो पहले तो गुमशुदगी नहीं लिखते हैं और जब लाश मिलती है तो गुमशुदगी। सोचिए, अगला आदमी फोटो बनवा रहा था तो पता चलता है कि उसके चाचा की लाश मिली है। 16 दिसंबर हो गए हैं, ई रिक्शा कहीं और मिला था और लाश कहीं और मिली थी, कई धारदार हथियारों के निशान थे। अब ये पुष्टि तो भाई पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही कर पाएगी। आज उसके घर वाले, उसके बच्चे और कुछ ग्रामीण डीएम कल देर शाम पहुंचे थे, घेराव किए थे। एडीएम मौके पे पहुंचे, 3 स्टार इंस्पेक्टर नगर कोतवाली जो कि वो भी पहुंचे थे। ग्रामीण एडीएम से बात कर रहे थे तो नगर कोतवाल कहते हैं कि आप पोलाइटली बात करिए। एडीएम से उनकी बात हो रही थी तो नगर कोतवाल को बोलने की क्या वो थी। फिलहाल बोलना उनका उचित था क्योंकि सुरक्षा में खड़े थे, ठीक है, लेकिन बदतमीजी करना उनका औचित्य नहीं था। अगर एडीएम आपके बात कर रहे हैं, जो मांग पत्र जो वो पत्र दे रहे हैं, तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं थी। फिलहाल अब उनकी मांग जो थी 1 करोड़ रुपए और जो ई रिक्शा फाइनेंस पे था उसका पैसा माफ किया जाए और दूसरी चीज साफ तौर पे अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और इसके जो आईओ है रमेश यादव जी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि वो अभी तक आगे के पर्चों में, मतलब कहा जाता है कि पुलिस के लहजे में कि पर्चा तक नहीं कटा है, केवल नक्शा नजरी उन्होंने बना करके छोड़ दिया है। आगे के पर्चे उन्होंने नहीं काटे हैं, ना कोई सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। अब वो आखिर गायब कहाँ थे, कैसे हुआ, अभी तक कोई पूछताछ नहीं की है। जहां लाश मिली थी वहां पे वो दोबारा गए नहीं है, परिवार वालों से आकर के पूछा नहीं है, उनका मोबाइल मिला नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं कि परिवार वाले पुलिस के जो है कार्यशैली पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। और दूसरी चीज, कल सीओ और एसडीएम को भी एसडीएम ने साफ तौर पे कहा था कि हम आपके आवास पे आएंगे, लेकिन दोनों सीओ और एसडीएम जो है उनके आवास पे नहीं गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लालगंज सीओ किस तरीके से अपना काम करते हैं। आज से कुछ महीने पहले आपको मैंने बताया था कि लालगंज सीओ सिर्फ सुलह समझौता कराने में ज्यादा मस्त रहते हैं, कभी भी ऑन फील्ड जल्दी उतरना उनको सहज नहीं लगता है। साफ तौर पे प्रशासनिक अमला और पुलिस अमला किस तरीके से प्रतापगढ़ में काम करता है मैंने आपको पहले ही बताया है। अब तीसरी खबर पे आते हैं, फिर से प्रशासनिक अमले और पुलिस अमले की बात करेंगे। 1 साल से लगातार मैं आपको बताता चला आ रहा हूं कि पिछले साल महाकुंभ था और यातायात पुलिस किस तरीके से काम करी थी। शहर में रेड पट्टियां, रेड रिबन टांग करके केवल बाहरी यात्रियों को परेशान किया जाता है। ये है प्रतापगढ़ की यातायात पुलिस। साफ तौर पे एक सवालिया निशान मैं खड़ा करूंगा और करता रहूंगा। मैं अभी आ रहा था,
कटरा से जैसे ही घूमा था बाईपास की ओर, तो सोचिए वहां पे भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। पहली बात तो गूगल नक्शे पे बाईपास आपका दिखता नहीं है और आप उस रोड से घुमा रहे हैं, चाहे वो प्रतापगढ़ की पुलिस हो चाहे यातायात की पुलिस हो। अगर कोई यात्री संगम स्नान करके अयोध्या के लिए जाएगा और वो गूगल मैप पे डालेगा अयोध्या का रास्ता, तो आपका बाईपास नहीं दिखाई देता। ये मैं आपसे प्रतापगढ़ के डीएम को लाइव में बोल रहा हूँ। प्रतापगढ़ डीएम अगर सुन रहे हो तो इसको अभी भी सुधार ले। आज से ठीक 12 दिन बाद माघ मेले का आयोजन है और सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि 12 करोड़ से 18 करोड़ लोग आएंगे। सोचिए, मैं 2 महीने कुंभ बिताया था, 2 महीने कुंभ का एक एक कोना मैंने दिखाया था। 66 करोड़ लोग आए थे, 67 करोड़ लोग आए थे और वो प्रयागराज की पुलिस थी कि किस तरीके से श्रद्धालुओं के साथ विनम्रता से पेश आती थी। जिस पुलिस के हाथ में लाठी डंडे होते थे वो पुलिस प्यार से समझा रही थी, लेकिन ये प्रतापगढ़ की पुलिस है जो अपने रवैये से बाज नहीं आती है। वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेंद्र, यही तो दिक्कत है। देखिए, प्रतापगढ़ की पुलिस है, प्रतापी पुलिस है, तो प्रतापगढ़ की जो प्रतापी पुलिस है किसी के प्रभाव में आने वाले, क्योंकि इतना प्रताप इनके पास खुद ही है, इनको किसी का प्रभाव तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जैसा आपने पहली खबर में बताया कि वो इतने प्रतापी व्यक्ति हैं कि अगर कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो 12 घंटे के अंदर ही, वो भी कम समय है, उसमें ही सुलटा लेते हैं मामला। दूसरी तरफ दूसरे कोतवाल हैं, वो अलग ही व्यवस्था में लगे हुए हैं। पुलिस जुगाड़ तंत्र पे चल रही है, प्रतापगढ़ की प्रशासन जुगाड़ तंत्र पे चल रहा है। तो आखिरकार जब प्रतापगढ़ में प्रतापी प्रशासनिक लोग होंगे, प्रशासनिक अमला काम करेगा, तो फिर वहां पर किसी का असर क्या होगा? कोई असर दिखाई तो ना देगा। और वही असर दिखाई दे रहा है अधिकारियों में, पुलिस वालों में, कि जो प्रतापगढ़ का प्रतापी पुलिस वाला है या पुलिस वाले हैं या प्रतापी प्रशासन है, ये आखिरकार किसी के प्रभाव में आने वाले नहीं है। इनके प्रभाव में सारे लोग हैं। ये जो चाहते हैं अपने हिसाब से करते हैं, मन मुताबिक करते हैं। इनका जो मन करेगा वही करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। फिलहाल प्रतापगढ़ की जनता को इन सारी चीजों से परेशान ना होना पड़े, इसको लेकर के कोई सही नीति बनाइए, क्योंकि आपकी नीतियां कितनी कारगर रही हैं वो दिखाई दिया है महाकुंभ में। और ज्ञानेंद्र ने इतने दिनों तक कवरेज की है और साफ तौर पर बताया कि एक एक कोने कोने उन्होंने बताया, दर्शाया है कि किस तरीके के हालात रहे। लेकिन फिर से आप लोग माघ मेले में इसी तरीके की तैयारी कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्रतापगढ़ की जनता जूझती हुई नजर आएगी। संक्षेप में अपनी बात को खत्म कीजिएगा ज्ञानेंद्र। बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात में खत्म करूंगा। संक्षेप में इसलिए खत्म करूंगा, अगर IBC 24 यूपी के अगर जो भी हमारे दर्शक हैं देख रहे हैं, साफ तौर पे मैं उनसे कहूंगा अगर वो अयोध्या जा रहे हैं तो प्रतापगढ़ से बच के जाइएगा, क्योंकि प्रतापगढ़ की पुलिस कभी भी आपको कहीं भी डाइवर्ट कर सकती है और आप पूरे दिन आप भटक सकते हैं। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि फिर से प्रतापगढ़ की पुलिस वही काम करना शुरू कर दी है, यातायात पुलिस वही काम करना शुरू कर दी है जो पिछले बार शुरू किया गया था। मैं फिर से निवेदन करूंगा, अगर तुमको अयोध्या जाना है तो थोड़ा सा लंबा रूट ले, वो जौनपुर सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या निकल जाए, प्रतापगढ़ की ओर एंटर न करे। इसलिए अगर मेरी बातों को कोई भी श्रद्धालु सुन रहे हैं तो बुरा ना मान करके थोड़ा सा लंबा रूट लें, क्योंकि आप कभी भी आएंगे, मैंने आपको पिछले साल भी शॉर्ट दिखाए थे कि मात्र पानी की बोतल खरीदने को ले जाकर के गाड़ी जो है उनकी जो है पाउंड कर दी गई थी, सीज कर दी गई थी। तो सोचिए कभी भी प्रतापगढ़ पुलिस अगर आप पानी लेने उतरेंगे ना तो आपकी गाड़ी सीज भी हो सकती है। तो ध्यान से अगर आप प्रतापगढ़ की ओर से जा रहे हैं तो खास तौर पे प्रतापगढ़ पुलिस से अलर्ट जरूर रहिएगा। खास तौर पे पुलिस से ज्यादा यातायात वालों के ऊपर अलर्ट रहिएगा। कभी भी आपको गाड़ी से उतार करके आपकी गाड़ी पाउंड करके और सीधे पुलिस लाइन ले जा सकते हैं। तो निवेदन यही है कि अगर आप जा रहे हैं तो अलर्ट होकर जाइए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भी काम प्रतापगढ़ में जानते हुए ये लोग कंस्ट्रक्शन का भी काम नालों का काम शुरू करवा दिए हैं और सड़कों का काम शुरू करवा दिए हैं और 12 दिन शेष रह गए हैं। पहला स्नान 3 जनवरी को है। तो साफ तौर पे अयोध्या के लिए जा रहे हैं तो सुरक्षित और प्रतापगढ़ से थोड़ा सा बच के जाइएगा, क्योंकि यहाँ का प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला आपके साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। अखंड ज्ञानेंद्र ने देखिए जिस तरीके की बातें बताई हैं, अगर इस तरीके की बातें वहां पर मित्र पुलिस जो मित्रवत व्यवहार होता है अगर करते तो शायद इस तरीके की स्थितियां नहीं आती कि ज्ञानेंद्र को ये बताना पड़ता कि इस तरीके के हालात पैदा हो सकते हैं। फिलहाल जो कुछ भी हो आप लोगों को वो रूट बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ का जो महकमा है, प्रशासनिक अमला है, उसको इस सारी बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 3 तारीख को पहला स्नान है और भारी तादाद में वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे स्नान करने के लिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी के लिए आपका। अवनीश हमारे साथ बने हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? देखिए खंड, जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, वो कानपुर में कल आए हुए थे, और जो कार्यक्रम कानपुर में कार्यक्रम था दलित पिछड़ा समाज भाईचारा बनाओ, एक कार्यक्रम था जिसमें जो है यहाँ पर नगीना के जो सांसद हैं वो यहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए जो है कई सारे बयान दिए हैं। और जो योगी सरकार है, जो योगी सरकार में जो मुख्यमंत्री योगी हैं, जो उन्होंने कहा है कि 4 करोड़ का जो लोग हैं जो SIR के माध्यम से जो हमारे वोट है जो कहीं ना कहीं कटते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे भी साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो आंकड़ा है वो किस प्रकार से इनके पास में आया हुआ है। हमारे पास में उनकी बाइट भी है, हम PCR से कहेंगे कि अगर बाइट चलाएं तो इसकी डिटेल उनके पास कहाँ तक पहुंची। मैंने ये विषय पार्लियामेंट में भी उठाया, मैंने ये विषय मीडिया के सामने भी उठाया। क्या इलेक्शन कमीशन अब राज्य सरकार को रिपोर्ट देने लगा है? और ये 4 लाख वोट, 4 करोड़ वोट किसके? इनकी डिटेल उनके पास कैसे पहुंची? मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ, सरकार कमजोर वर्गों का वोट काट के राज करना चाहती है। ये वोट बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानियों से मिला, ये वोट हम ऐसे जाने देंगे। मनरेगा का नाम बदलने की तैयारी है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो तो बदल गया है, आप लोग पीछे चल रहे हो। दिल्ली में तो बदल गया है, सिर्फ बदला नहीं है नाम। उन्होंने पहले 90% पैसा केंद्र सरकार देती है, अब 60% पैसा देगी। और उत्तर प्रदेश में 8 लाख करोड़ का कर्जा पहले ही है, हर व्यक्ति पे 31,000 रुपए कर्जा है। जो सरकार पहले से कर्जे में है वो जनता को पैसा क्या देगी? ये जानबूझ के जो संवैधानिक अधिकार जो है रोजगार का मिला था ग्रामीण क्षेत्र में, उसको खत्म किया गया है। लेखपाल भर्ती में पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो लूट हुई है, ये 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह ही है। ये सरकार जब तक रहेगी पिछड़े वर्ग को उनका हक नहीं मिलेगा, मैं आपको बताऊं। देखिए किस तरीके से जो है साफ तौर पर जो है सरकार के ऊपर जो है निशाना साधते हुए नजर आए हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही जो है कई लाख करोड़ कर्जे में है, तो किस तरीके से जो है लोगों का लोन देने का काम या जो उनको सुविधाएं देने का काम जो है जो वादे योगी सरकार कर रही है, किस तरीके से काम करेगी। अखंड, अभी सबसे बड़ा सवाल यही कि देखिए, सबसे बड़ी बात है SIR को लेकर के सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिरकार चुनाव आयोग जो जानकारी देता है वो राज्य सरकार तक कैसे पहुंच जाती है। सवाल ये भी है कि तमाम जो राजनेता है, चाहे वो दल के हो विपक्ष के हो, वो इस तरीके के सवाल उठाते रहे हैं कि नाम कट रहे हैं। लेकिन हमने देखा है, चाहे वो बिहार में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कहीं पर भी कि जनता आगे नहीं आती, वो ही नहीं बताती कि मेरा नाम कट गया है। लेकिन इन नेताओं को इस बात की जानकारी कैसे हो जाती कि इन लोगों का नाम कट गया? अगर इतने सारे लोगों के नाम कट गए हैं जिसकी जानकारी इनके पास है, तो अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों के नाम कटे तो कम से कम उनको सड़क पर तो आना चाहिए, उनके बयान तो आने चाहिए। लेकिन उनके बयान नहीं आते हैं, लेकिन इन नेताओं के बयान जरूर आ जाते हैं। फिलहाल ये काम है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग इस पर प्रक्रिया पर लगातार काम कर रहा है और एक के बाद एक लगातार जो डेट है वो बढ़ती हुई चली जा रही है। पहले 7 दिनों की डेट बढ़ी थी, फिर उसके बाद 14 दिनों की बढ़ी, और ऐसी जानकारी मिल रही कि शायद ये जो अवधि है इसे थोड़ा सा और भी बढ़ा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि राजनीति में इस तरीके से जो लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, वो राजनेता लगातार क्यों नहीं उन लोगों को भी सामने ला रहे हैं जिनके नाम कट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। सरफराज हमारे साथ जुड़ गए बहराइच से। सरफराज, कौन सी बड़ी खबर है बहराइच से आज? जी अखंड जी, आपको बता दें, दिन पे दिन भेड़िए का जो आतंक है बढ़ता चला जा रहा है और 3 गांव का ये मामला हो चुका है। आप सुने होंगे महासी इलाका और कैसरगंज। आज जो मासूम बच्चे को भेड़िया उठा ले गया है वो पखरपुर के इलाके का मामला है। और दिन पे दिन ये जो बढ़ता जा रहा है, इस पे प्रशासन क्यों कुछ तरीके से अच्छा वर्क नहीं कर रही है, न वन विभाग कोई मेहनत कर रहा है, जबकि DFO लगातार मौजूद हैं, फिर भी ऐसा ये कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं कि जिसमें भेड़िया पकड़ा जाए। इससे पहले आपने सुना होगा पिछले साल जो घटना हुई थी मासी को लेके, उसमें लंगड़ा भेड़िया जो आप सुने होंगे। तो इस बार भी यहाँ सुनने को आ रहा है कि लंगड़ा भेड़िया अभी नहीं मारा गया, जो अभी भी आतंक फैलाए हुए हैं। अब देखना रह गया है कि क्या मासूम बच्चे अपनी जिंदगी से सही खेलते रहेंगे या प्रशासन कोई बड़ा कदम उठाएगा। जी अखंड जी, तो कब तक उठाएगा प्रशासन इस तरीके के लगातार हादसे और इस तरीके के भेड़िया लगातार शिकार कर रहा है? एक के बाद एक बिल्कुल प्रयास किए जा रहे हैं पकड़ने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर पूरा संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो भी कदम उठाने हो वो कदम उठाइए, जो भी तकनीक आपको चाहिए उस तकनीक का प्रयोग कीजिए, पर इस भेड़िए से बहराइच की जनता को बचाने का काम कीजिए, महसी की जनता को बचाने का काम कीजिए। लेकिन क्या प्रशासनिक अमला अभी भी इस पूरे मामले में
क्या कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया है कि अभी भी इस तरीके के हमले लगातार हो रहे हैं लेकिन उस पर वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा जिससे तरीके के हमले को रोका जा सके? मासूम बच्चों की जिंदगियों से लोग जो जानवर खेल रहे हैं, और दिन पे दिन तो अब तेंदुए का भी आक्रमण बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मपुर वगैरह में भी तेंदुए का प्रकोप ज्यादा है, जिसमें वहां के लोग दहशत में भी जी रहे हैं। इसी तरीके से देखा जाए तो पखरपुर के लोग भी जो ग्रामीण है वहां के, वो भी दहशत में जीने को मजबूर हो रहे हैं। जी क्या करें, दहशत का माहौल जब अगर होगा ही तो सरफराज कर क्या सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की स्थितियां लगातार पैदा हो रही है और एक के बाद एक, ऐसा नहीं है कि कई वर्षों बाद इस तरीके की घटना रिपीट हो रही हो कि आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसी घटना घटित होती है और उसके कुछ महीने बाद फिर से ऐसी घटना घटित होने लगती है और आप उस पर फिर से स्थितियां ऐसी हो जाती है कि आप उस पर केवल कार्रवाई की बात करते हैं लेकिन कार्रवाई धरातल पर दिखाई नहीं देती। आदर्श हमारे साथ बने हुए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज? देखिए आनंद जी, आज हम बताना चाहें, हम हरदोई के नगर पालिका परिषद में समय खड़े हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे यहाँ जो नगर पालिका है ठंड को लेकर एक सक्रिय होगा और जिला प्रशासन हरदोई जिलाधिकारी डीएम अनिल प्रसाद ने यहाँ पीछे में देखते जो रैन बसेरा बना हुआ है इसको लेकर यहाँ पे सड़क और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी यात्री को किसी तरह को संकट का सामना न करना पड़े। उसके लिए हम दिखाना चाहेंगे कि अलाव की रैन बसेरा पास अलाव चल रहा है, इसकी व्यवस्था की गई है और हम अभी अंदर जाएंगे रैन बसेरा के और वहाँ एक केयर टेकर से भी बात करेंगे। देखिए ये रैन बसेरा है यहाँ पर है। यहाँ पर जो पुरुषों के लिए हम बताना चाहें पहले कि यहाँ जो है 11 पुरुषों के लिए जो बेड जो चारपाई पड़ी हुई है और सभी चारपाइयों पे यहाँ पर जो ऊनी कंबल है, रजाई रखी है और पिलो रखी हुई है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ कुछ एक यात्री भी देखिए आराम कर रहे हैं, मुझसे थोड़ी जानकारी करेंगे। दादा थोड़ा एक सेकंड उठो दादा, फिर आप आराम करना। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी दादा नाम बताइए आप थोड़ा। अच्छा, आप कहाँ से आए हो दादा? अंधररा से। यहाँ पर जो रैन बसेरा बनाएगा क्या यहाँ पर कोई शुल्क वगैरह लिया जाता है? नहीं। अच्छा, यहाँ पर कैसी क्या व्यवस्था है? यहाँ पर व्यवस्था बड़ी बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, तो आप यहाँ क्या रोडवेज बस अड्डा पास में ही है, कहीं जा रहे थे या? अच्छा 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 अच्छा। और यहाँ पानी वगैरह क्या व्यवस्थाएं हैं? पानी, दवा, सब चीज है। तो अगर नहीं हमारे साथ अभी हम केयर टेकर भी बात करें उससे पहले तो दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए पुरुषों के लिए लिखा हुआ सामने आप देख सकते हैं। पुरुष के लिए यहाँ पर 11 चारपाई पड़ी हुई है जो सभी पर गर्म गद्दे हैं और रजाई है, पिलो पड़ी हुई है। और उसके बाद ये इधर 4 पड़े हुए हैं और ये देखिए 4 इधर हैं। और अंदर जाके देखिए महिलाओं के लिए भी ये व्यवस्था एक अंदर की गई है जहाँ पर महिलाएं जो है यहाँ रैन बसेरा में ठंडक को लेकर यहाँ पर काफी व्यवस्था देखिए ये देखिए 3 इधर पड़ी और अगर आएंगी तो उनके लिए और भी व्यवस्था पर किया। अब हम यहाँ पर कुछ दवाई भी हम दिखलाएंगे आपको। देखिए अगर ये यहाँ पर ये देखिए यहाँ दवाई भी रखी है, पानी की व्यवस्था यहाँ पर ये रखा हुआ, ये दवाई रखी है। यहाँ ये कूड़ा कचरा होता है तो देखिए इस पे ये रखा हुआ है हमारे सामने। अब हम केयर टेकर हम उनसे कुछ थोड़ी जानकारी करेंगे। सर क्या नाम है आपका? नाम बलक्षर यादव। कटक। यहाँ किस पद पर हैं आप? केयर टेकर है। यहाँ पर जो रैन बसेरा प्रशासन की तरफ से बनाया गया क्या क्या है सुविधाएं यहाँ पर हैं? यहाँ पर चारपाई हैं, गद्दे हैं, चादर गर्म वाली है, तकिया है, रजाई है और पीने के लिए पानी या गिलास भी रखते हैं, दवाई की भी किट रखते हैं, हाथ धोने के लिए हैंड वाश भी रखते हैं और अलाव भी जलवाते हैं, बराबर जलता है। यहाँ शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय भी है हमारे बगल में। शौचालय भी है। क्या दवाएं आप उनको दिखलाएंगे? जैसे दवाएं है देखिए तो असल में यहाँ पर जो जिला प्रशासन ने बहुत ही अच्छी यात्रियों ने व्यवस्था की है कि बहुत सारी चीजें आपने दिखाई और वहाँ से जो लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं उनसे बात की तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने एक बेहतर व्यवस्था की इस ठंड से बचने के लिए। उन तमाम लोगों के लिए जो लोग के पास कोई ठिकाना नहीं होता वो आकर के यहाँ पर रैन बसेरे में रह सकते हैं। अलाव की व्यवस्था है, मेडिकल की दवाइयों की भी व्यवस्था है, तमाम जो व्यवस्था होनी चाहिए ये रैन बसेरे में साफ तौर पर आदर्श दिखा रहे थे, सारी व्यवस्थाओं पर मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बहुत बड़ी खबर है, दवाई भी दिखा। बिल्कुल आदर्श आपने दिखाया है और इस तरीके से एक मॉडल के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, देखा जा सकता है और भी जगहों पर आइडल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था रैन बसेरे में वहां पे हरदोई में की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, कौन सी बड़ी खबर है?
दूं कि इस समय पूरे जिले में ठंड और शीतलहर के कारण जो है जिलाधिकारी का सख्त निर्देश है कि सभी जगह जो विद्यालय हैं बंद कर दिए गए हैं और नगर पंचायतों में जो दिखाया गया कि नगर पंचायतों में ठंड को देखते हुए जो है अलाव और रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए। जो तस्वीरें हम वीडियो भेजे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ जो नगर पंचायत बिस्कोहर का जो मामला है वहाँ लोगों के द्वारा बताया गया कि यहाँ कोई अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन जो है लगातार अलाव को लेकर के काफ़ी प्रयासरत है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है अपनी जो है मनमानी करने में पीछे नहीं हो रहे हैं। जो आप वीडियो में तस्वीरें में आप देख सकते हैं, लोगों ने खुल करके नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है या शासी अधिकारी हैं उनकी पोल खोलने में थोड़ी भी जो है नाकामी नहीं दिखाई। उन्होंने स्पष्ट बताया कि यहाँ जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। जी अखंड, ये तो क्या करने के लिए, जब खाना पूर्ति करनी है तो इसलिए कोई पूर्ति मत करें। अगर खाना ही पूर्ति करनी है तो क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए ठंड निकल जाएगी, वो लकड़ियां इसी तरीके से किसी न किसी गोदाम में या फिर किसी बड़े हो सकता हो नगर पंचायत अध्यक्ष के यहाँ या अधिकारियों के यहाँ तो शोभा बढ़ा रही हो, उनके यहाँ अलाव जल रहे हो, लेकिन इस तरीके से वहां के लोग अगर निवासी इस तरीके की शिकायतें कर रहे हैं तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार जो व्यवस्था आपको करानी थी वो व्यवस्था आपने नहीं कराई। किस पल का, किस आदेश का इंतजार कर रहे हैं? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है कि चाहे वो नगर पंचायत के हो, जिलाधिकारी हो, आईजी हो, किसी के पास भी, कि आप लोग जा करके समुचित व्यवस्था का जायजा लीजिए। और कई जगहों पर जिलाधिकारी खुद निरीक्षण करने निकल रहे हैं कि वहां पर व्यवस्था कराई गई है नहीं कराई गई है। फिलहाल अगर ऐसी शिकायतें हैं कि लकड़ियां है ही नहीं, अलाव जल ही नहीं रहे, व्यवस्था व्यापक रूप से सुचारू रूप से ऐसी कोई की ही नहीं गई है जिससे ठंड से लोगों को बचाया जा सके, ये व्यवस्था उन लोगों के लिए होती है जो खुले में रात गुजारने को मजबूर होते हैं। ये व्यवस्था उन लोगों के लिए होती है जो कहीं स्टेशन पर जाते हैं, कहीं किसी जगह पर आते हैं दूसरे स्टेशन से और उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती, तो तमाम ऐसे लोगों के लिए इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। फिलहाल अगर इस तरीके की व्यवस्था वहां पर नहीं है, ठंड से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से जो काम है, जो नगर पंचायत है वो काम कर रही है, जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिरकार इस पूरे मामले पर ब्रिजेश पांडे, आपने किसी अधिकारी से बात की, आपने पूछा कि आखिरकार क्यों इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, आपने अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जी अखंड, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 दिन पहले नगर पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा जो है एक अपने कर्मचारियों को लेकर के बैठक किया गया था कि नगर पंचायतों में हर वार्डों में जो है अलाव की व्यवस्था हो, और उसको दिखाया भी गया कि अलाव की व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन जब मौके पर IBC 24 की टीम ने वहां मौके का निरीक्षण किया तो वहां कोई भी अलाव देखने को नहीं मिला। और इस संबंध में जब नगर पंचायत के अध्यक्ष जो हैं अजय गुप्ता, जब उनसे संपर्क किया गया तो उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो है कुछ ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, जो पार्टी पकड़े हुए हैं, वो जो है अधिकतर फोन रिसीव करना जो है उचित नहीं समझते हैं और मनमानी तरीके से अपनी काम करते रहते हैं। जी अखंड, यही दिक्कत है ना कि इस मनमाने तरीके का जो सबसे बड़ा असर पड़ता है वो उन तमाम लोगों पर पड़ता है जो इस तरीके से दो चार हो रहे होते हैं। बाकी फर्क नहीं पड़ता आप किसी का फोन उठाएं या ना उठाएं, लेकिन कम से कम अगर कोई समस्या आ रही है, वहां के लोग शिकायत कर रहे हैं, तो हम एक पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते। तो अपने आप में सवाल है कि आप आम जनता का फोन कितना उठाते होंगे, उनकी समस्याओं को कितना सुनते होंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इसको लेकर के जो अधिकारी होंगे उनसे जरूर बात कीजिएगा, ब्रिजेश सर, पूछेगा कि आखिरकार इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही, इस पर आपने क्या कार्रवाई की। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज? बिल्कुल, एक समय अखंड अगर बस्ती से बड़ी खबर की बात की तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई इस समय बस्ती में चल रही है। फिलहाल अखंड वर्चस्व की लड़ाई इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद के बीच में कहीं ना कहीं जो छोट भैया नेता होते हैं वो टूटते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं छोट भैया नेता वाकई जो कहा जाता है कि जो है सफेद कुर्ता पहन लीजिए आप नेता बन जाते हैं, और उत्तर प्रदेश में खास तौर से कहा जाता है कि 1000 के कपड़े में आप नेता बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक दिलचस्प मामला बस्ती का भी है, क्योंकि जो पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी रह चुके हैं उन्होंने जो है एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि बस्ती जिले में 75 जिले हैं लेकिन 75 जिलों में काम नहीं हो रहा है। फिलहाल उन्होंने कहीं ना कहीं ये तंज जो वर्तमान सांसद है रामप्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी से, उनके ऊपर उन्होंने ये तंज कर, लेकिन कहीं ना कहीं ये तंज कसने के बाद जो छोड़भैया नेता है कहीं ना कहीं उन लोगों ने इससे एक अशब्द, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया जिसको लेके जो बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो सांसद के जो पक्ष में थे, उन्होंने जो है कोतवाली में तहरीर से मुकदमा दर्ज कराने की बात की। उसमें तमाम बातें कहने की, उसमें जो जिला पंचायत जो प्रथम नागरिक होते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, वो स्वयं उसमें इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि उसमें
और सबसे बड़ी बात है कि जो सरदार सेना के अध्यक्ष उन्होंने ये साफ कहा कि कहीं ना कहीं मामला जो इसमें आया अखंड ये चौधरी को लेके आया। अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, बस्ती में जो है बात की जाए, जहाँ राम प्रसाद चौधरी भी सांसद है, बीजेपी के जो यहाँ के जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भी सांसद जो है चौधरी, तो कहीं ना कहीं चौधरी को लेकर जो गुट है ना कहीं ना कहीं वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उसमें साफ तौर से सरदार सेना के अध्यक्ष ने यह कहा कि अगर विशाल के ऊपर किसी तरह की मुकदमा दर्ज होता है, कार्रवाई होती है, तो हम धरने बैठेंगे, हम कार्रवाई करें फिलहाल। लेकिन इसको देखते हुए तत्काल जो सरदार सेना के अध्यक्ष है पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और पूरी दिन उन्होंने कोतवाली में बैठा, जिसको लेके शाम को वहां पे संजय चौधरी पहुंचे, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो किसी वहां से बातचीत करके उनको छुड़वा के लाते हैं। लेकिन दिलचस्प नजारा वही खत्म नहीं हुआ खंड, ये लगातार दूसरे दिन भी बनता हुआ, क्योंकि फिर फेसबुक पे बात की जाए, सोशल मीडिया पे बात की जाए, तो इस तरह की चीजें चलती रही। फिर बीजेपी की भी तरफ से तहरीर दिया कि मुकदमा दर्ज, फिलहाल दोनों तरफ से मुकदमा तो खंड इसमें दर्ज हो गया। लेकिन जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प है, क्योंकि पूर्व जो सांसद हरीश द्विवेदी है, क्योंकि वाकई में अगर मीडिया ही बात करते हैं या आम जनता भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी अगर उनके पास जाते हैं, कोई बात करते हैं, तो किसी तरह कोई, क्योंकि संसद जो वो असम से प्रभारी है इस समय, जिस तरह देखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो असम में गए थे और स्वाभाविक बात है उनको प्रोटोकॉल के तहत अगर बात की है तो हरीश द्विवेदी वहां थे, तो हरीश द्विवेदी से अगर किसी तरह का कोई बयान अगर मीडिया पूछती है, कोई बात करते हैं, तो वो साफ कहते हैं कि मेरे समय में तो सब पूछते थे, अब तो वर्तमान में जो तो समाजवादी पार्टी के सांसद आप उनसे भी पूछिए, वो क्या कहने के कटाक्ष को बराबर देते रहते थे। और उसको लेने के बाद कहने के स्वाभाविक बात है जो समाजवादी पार्टी के जो एक आरोप बताया बात है, ये पड़ा है कि बीजेपी की तरफ से मुकदमा दर्ज हो अखंड। दिक्कत यही है ना कि देखिए वर्तमान और पूर्व के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई, विकास जो है इससे कहीं ना कहीं बाधित होता है बस्ती पे। और ये वर्तमान और पूर्व की लड़ाई हो, बीजेपी की सरकार रहे, बीजेपी का सांसद नहीं है, या फिर इस तरीके की चीजें जो होती है ना, अदावत की जो चीजें होती हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले के विकास को बहुत ज्यादा पीछे लेकर के चली जाती हैं। देखिए हरीश द्विवेदी की बात की जाती है, हरीश द्विवेदी एक लोकप्रिय नेता है, 2 बार से सांसद भी रहे हैं, तो उनकी अपनी अलग कार्यशैली है। लेकिन इस बार जैसे समाजवादी पार्टी ने उस सीट पे अपनी जीत हासिल की है, और कहीं ना कहीं राम प्रसाद चौधरी भी अपने आप में एक बड़े नेता है। फिलहाल इन दोनों की जो बातचीत है, या कहें कि दोनों का जो कटाक्ष है, एक दूसरे पर तंज कसने की बात कही जा रही है, या अदावत दिखाने की बात की जा रही है एक दूसरे पर, तो कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता जितेंद्र की इस तरीके की स्थितियां बस्ती को विकास में पीछे ढकेलने का काम करेंगी? बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाकई में जो बस्ती की जनता है, तो ये साफ तौर से कहा जा सकता है कि वाकई कैसे बस्ती में विकास, अगर मैं अपेक्षा के न्यूनतम अगर एक तरीके से बात की जाए, आंकड़ों की अगर बात की जाएगी, अगर हम बस्ती की जनता से भी पूछते हैं कि वर्तमान और पूर्व में आप कितना नंबर देना चाहेंगे, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं जो पूर्व सांसद रह चुके हैं हरीश द्विवेदी, उनको वाकई में मिलेगा, क्योंकि काम भी बस्ती में पहले बहुत हुआ था। बीजेपी की सरकार है, बस्ती में जो है समाजवादी के सांसद है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साफ दिखाते हैं। पूरे मामले में जो बड़े नेता है, जो चाहे राम प्रसाद चौधरी की बात की जाए, चाहे हरीश द्विवेदी की बात की जाए, दोनों नेताओं के द्वारा कुछ बोला नहीं गया, किसी तरह से कोई टिप्पणी भी नहीं की गई है। फिलहाल नजर आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ से मुकदमा तो दर्ज हो गया, नई तहरीर पड़ गई है, उसमें नए में किस तरीके से क्या कार्रवाई हुई, क्या मुकदमा होगा, ये भी देखने वाली बात है। दिलचस्प इस चीज को लेकर है कि कहीं ना कहीं जो चौधरी के जो लोग है, क्योंकि बीजेपी वाकई में एक चीज साफ तौर से ये भी माना जाता है कि अगर अखंड बात की जाए जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया गया है, तो बस्ती में ये तमाम बातें चल रही थी, क्योंकि राम प्रसाद चौधरी भी चौधरी के बड़े नेता माने जाते हैं और स्वाभाविक बात है कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, चाहे वो मुलायम सिंह के बहुत करीबी रह चुके थे, मायावती के भी करीबी रह चुके हैं, वो कहीं ना कहीं चौधरी के बड़े नेता भी माने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर बस्ती में चौधरी की चौधराहट है, तो स्वाभाविक बात है वो राम प्रसाद चौधरी है, ये माना जाता है, ये कहा भी जाता है। तो स्वाभाविक बात है ये भी देखा गया कि कहीं असम और राम प्रसाद चौधरी की वजह से उत्तर प्रदेश में जो है चौधरी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो ये कवायद चलती रही बस्ती में। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद ये नया मामला है, तो स्वाभाविक बात है अब चौधरी को लेकर बीजेपी में भी चौधरी है और समाजवादी में भी है, तो अब इसमें चौधरी समाज तरफ जाता है और वो अपने किस नेता को अपना बड़ा नेता मानता है, अब तो ये जनता ही तय करेगी और चौधरी के जो लोग हैं वही तय करेंगे। लेकिन दोनों के बीचों में जो बड़े दोनों नेता है वो बोलने के लिए राजी नहीं है, किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई अखंड। हाँ बिल्कुल, दिक्कत यही है ना कि 2 बड़े नेता हैं, एक मामले पर दोनों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और एक दूसरे पर कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वही है ना कि चौधराहट को लेकर के इस वक्त पूरी चर्चा है, कौन सबसे बड़ा चौधरी है इसको लेकर के भी चर्चा है, और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी चौधरियों का हितैषी बनती है। वही बीजेपी भी प्रदेश अध्यक्ष में चौधरी को उतार करके अब उनकी जो राजनीति है
ये बताने का प्रयास करें कि हम सबसे बड़े हितैषी आपके हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, जैसा कि जितेंद्र ने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें कि देखिए कोडीन सिरप को लेकर के राजनीति बहुत तेज है। लगातार एक के बाद एक जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलाने की बात की थी और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा है कि उन माफियाओं के घर पर बुलडोजर चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के लगातार विपक्ष उस सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन जिस तरीके की शैली के लिए, जिस कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, कुछ ऐसा ही दिखता हुआ इस मामले में भी नजर आ रहा है। और लगातार जो विपक्ष था वो सवाल खड़े कर रहा था और आज इस बात को लेकर के खुद मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया है कि माफियाओं के घर पर जरूर बुलडोजर चलेगा। अब देखने वाली बात होगी कौन से वो माफिया है, किनके घरों पर ये बुलडोजर चलता है। लेकिन एक सवाल बना हुआ है जो लगातार जनता भी पूछ रही है कि आखिरकार जिस कोडीन भैया का या जिस कोडीन माफिया का नाम लगातार लेकर के सवाल को घेरने का काम कर रही है समाजवादी पार्टी, आखिरकार उस कोडीन माफिया का नाम बताने में हिचक क्यों रही है, ये भी सवाल अभी भी जनता के बीच बना हुआ है। और लगातार इसी को लेकर के जनता विपक्ष से ही सवाल कर रही है कि आखिरकार जब आप नाम जानते हैं तो आपको बताने में परहेज क्या है। लेकिन विधानसभा का सत्र चल रहा है, सवाल एक दूसरे पर सवालों की बौछार हो रही है, सवाल किए जा रहे हैं, उसका जवाब मिल रहा है और इस तरीके की स्थितियां लगातार देखने को मिल रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो विपक्ष है उस सरकार को घेरने का काम कर रहा है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को बोला था कि पूरी तैयारी करके आए और माकूल जवाब दें, उन तमाम लोगों का बिल्कुल डट करके जवाब दें और हर एक प्रश्न का जवाब आपके पास होना चाहिए। इस बात के लिए पूरी तरीके से आपको तैयार होना होगा और यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो सदन 24 तारीख तक चलेगा, किस तरीके से जो विपक्ष के सवाल हैं उन सवालों का किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जवाब देते हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।